परिवहन तथा संचार। इस चैप्टर के अंतर्गत हम भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवहन और संचार के अलग अलग माध्यमों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवहन का क्या अर्थ होता है। मनुष्यों, जानवरों और विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करके व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का जो माध्यम होता है वो परिवहन कहलाता है। परिवहन का महत्व। परिवहन एक सेवा है जो समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक राष्ट्र ने रक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन विकसित किए हैं। परिवहन कुशल संचार के साथ तीव्र परिवहन बिखरे हुए लोगों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देता है। यानी कि परिवहन हमारे समय की बचत करता है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सहयोग करता है। आवश्यकता के अनुसार परिवहन का चयन किया जाता है। व्यक्ति की जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उसके पास जितना समय है, जिस प्रकार के सामान को उसने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उस आधार पर व्यक्ति किसी भी प्रकार के परिवहन का चयन करता है। परिवहन के अलग अलग माध्यम हैं, जिसमें सबसे पहले है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन हम उस परिवहन को कहते हैं जो भूमि के ऊपर परिवहन किया जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार का परिवहन होता है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। दूसरे प्रकार का परिवहन है जल परिवहन। यह भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। तीसरे प्रकार का परिवहन वायु परिवहन और आखिरी परिवहन है पाइपलाइन परिवहन। आगे हम इन अलग अलग परिवहन के माध्यमों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्थल परिवहन। भारत में कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ भारी मात्रा में सामानों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों तथा रेल मार्गों का विकास किया गया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सड़क परिवहन के बारे में। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है, जिसकी लंबाई 54.8 लाख किलोमीटर है 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार। महत्व। छोटी दूरी के लिए सड़क परिवहन सबसे किफ़ायती है। अगर हमें छोटी दूरी तय करनी है, जैसे आपको घर से बाजार जाना है या कुछ दूरी का स्थान तय करना है, तो उसमें सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों की जो निर्माण लागत है वो भी कम होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। सड़क परिवहन घर से घर तक जो सेवा होती है, जिसको हम डोर टू डोर सर्विस बोलते हैं, वो प्रदान करता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि जो सड़क परिवहन है वो अलग अलग प्रकार के परिवहन के जो माध्यम है उनको जोड़ने का भी काम करता है। जैसे रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डा, समुद्री पतन। भारत में सक्षमता के आधार पर सड़कों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग। वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए किया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो अलग अलग राज्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं तथा हमारे जो सीमा के ऊपर जो सेनाएं होती हैं उन तक जो सामग्री होती है, सैन्य सामग्री होती है, उसको पहुंचाने का काम भी इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की लंबाई का 2% है, किंतु ये सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करते हैं। यानी कि हमारे देश में जितनी लंबाई है सड़क मार्गों की, उसका केवल 2% भाग ही राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। लेकिन इन मार्गों के द्वारा देश का कुल ढोया जाने वाला जो सामान है, उसका 40% भाग इन्हीं राजमार्गों के द्वारा होता है, इन्हीं राजमार्गों के द्वारा किया जाता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। इनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ये पुराने जो नंबरिंग थी उस अनुसार आपको दिखाया जा रहा है मानचित्र में, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। अब इनके नाम बदल दिए गए हैं, जिसकी जानकारी आप अपनी बुक से ले सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 दिल्ली व कोलकाता को जोड़ता है, आप अपने मानचित्र में देखें। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली व मुंबई को जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के जो अधिकतर जो पश्चिमी दिशा के जो जिले हैं उनको जोड़ता है। अब कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इस परियोजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाले महामार्ग शामिल हैं, जो देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से और वापस कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। तो ये एक प्रकार का एक चतुर्भुज का आकृति इसकी होगी, इस कारण से इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा है उत्तर दक्षिणी गलियारा। उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उसको तमिलनाडु में कन्याकुमारी से जोड़ता है। इस मार्ग की लंबाई 4016 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। इस मार्ग की लंबाई 3640 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI को राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा परिचालन की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य राजमार्ग। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से भी जुड़े हुए होते हैं। राज्य राजमार्ग की लंबाई पूरे देश के मार्गों की लंबाई का 4% है। इन मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारें करती हैं। इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य लोक निर्माण विभाग PWD का होता है। जिला सड़कें। जिला मुख्यालयों को जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से जोड़ने वाली सड़कें जिला सड़कें कहलाती हैं। ये मार्ग राज्य राजमार्गों से भी जुड़े हुए होते हैं। जिला सड़कों की लंबाई पूरे देश के मार्गों की लंबाई का 14% है। इन मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद यानी कि जिला प्रशासन का होता है। ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में तथा गांव को शहरों से जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं वो ग्रामीण सड़कें कहलाती हैं। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का
80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में ही वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। सीमांत सड़कें। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO को देश की उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई। यानी कि जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे देश की जो बॉर्डर है, सीमा रेखा है, वहाँ पर सड़कों का निर्माण और उनकी व्यवस्था करता है। BRO अति ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है। इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तथा लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क भी बनाई है। यह सड़क समुद्र तल से औसतन 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अन्य सड़कें। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती है। ये 12मासी सड़कें हैं जिनके ऊपर वर्षा ऋतु के समय भी परिवहन आसानी से किया जा सकता है। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। सड़क घनत्व। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व के नाम से जाना जाता है। देश में सड़कों का वितरण एक सा नहीं है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि केरल में सड़कों का घनत्व भारत में सबसे ज़्यादा है और जम्मू कश्मीर क्योंकि एक पर्वतीय राज्य होने के कारण वहाँ पर सड़कों का घनत्व कम है। ये आंकड़े 31 मार्च 2011 के अनुसार हैं। सड़कों का राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार था। रेल परिवहन। भारतीय रेल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। मुंबई, जिसको उस समय बंबई के नाम से जाना जाता था, बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। रेल परिवहन माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने तथा आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। भारतीय रेल भारत सरकार का विशालतम उद्यम है जो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार भी प्रदान करता है। 31 मार्च 2015 के अनुसार भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर थी। भारतीय रेल को 16 अलग अलग मंडलों में विभाजित किया गया है। ये आपके सामने तालिका है। इसमें अलग अलग जोन और उनके मुख्यालयों का वर्णन किया गया है। जैसे सेंट्रल जोन है, उसका मुख्यालय मुंबई CST में है। जो पूर्वी जोन है उसका मुख्यालय कोलकाता में है। आप इस पूरी तालिका को नोट कर सकते हैं। रेल पटड़ी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए हैं। यानी कि 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उस आधार पर भारतीय रेल लाइनों को 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है बड़ी लाइन, जिसकी चौड़ाई 1.676 मीटर होती है, यानी कि 2 लाइनों के बीच की इतनी दूरी होती है। दूसरी है मीटर लाइन, जिसमें 2 लाइनों के बीच 1 मीटर की दूरी होती है। और फिर है छोटी लाइन, जिसमें 2 लाइनों के बीच 0.762 मीटर या 0.610 मीटर की दूरी होती है। भारतीय रेल मीटर लाइन तथा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में
बदल रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चौड़ी लाइन होगी उतना ही ज़्यादा बड़ा चौड़ा डिब्बा उस रेल की पटड़ी के ऊपर चलाया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा सवारियां और ज़्यादा सामान को ले जाया जा सकता है। वाष्पीकरण इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लाया जा रहा है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े नगरों में मेट्रो रेल ने परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान रेल परिवहन का विकास संसाधनों के शोषण हेतु किया गया था, यानी कि भारत में रेल की जो शुरुआत थी वो अंग्रेजों ने की थी और उनका मुख्य उद्देश्य था जो किसी पतन का जो पृष्ठ प्रदेश होता है, आसपास का क्षेत्र होता है, वहाँ से जो कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है उसको पतनों तक पहुँचाने के लिए, जैसे मुंबई से ठाणे के बीच जो रेल लाइन बिछाई गई वो मुंबई पतन तक उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनका जो कच्चा माल तैयार होता था उसको लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेल मार्गों का विकास भारत के अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोंकण रेलवे, जिसका निर्माण 1998 में पूरा हुआ। यह 760 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग है जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट के साथ साथ महाराष्ट्र के मुंबई को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। ये बिल्कुल भारत का जो पश्चिमी तट है, जो अरब सागर की तरफ का जो तट है, उस तट के साथ साथ रेल मार्ग बनाया गया है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। जल परिवहन। भारत में जल मार्ग यात्री तथा माल वहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण साधन है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं सतुल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह ईंधन दक्ष यानी कि ईंधन की बचत करने वाला तथा पारिस्थितिक अनुकूलन, प्रकृति को ज़्यादा खराब ना करने वाला, प्रकृति के अनुकूल परिवहन प्रणाली है। जल परिवहन दो प्रकार का होता है। आंतरिक जल मार्ग, नदियों, नहरों, संकरी खाड़ियों के जल में किया जाने वाला परिवहन आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। रेल मार्गों के आगमन से पहले यह परिवहन के प्रमुख जो साधनों में से एक था। रेल व सड़क परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का अब यह परिवहन सामना कर रहा है। इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बांट देने के कारण इनके मार्गों के जो अधिकांश भाग नौ संचालन के योग्य नहीं रहे। नदी में पीछे से ही अगर पानी कम आएगा तो उस नदी में जो नौ संचालन है वो नहीं हो सकता। इस कारण से धीरे धीरे जो आंतरिक जल मार्ग हैं विशेष तौर पर भारत में वो समाप्त होते जा रहे हैं। इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जल मार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान देता है। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जल मार्ग व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायन योग्य हैं। देश में राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। निम्नलिखित जलमार्ग सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, जो कि इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी में है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नंबर 2, सदिया धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग। नंबर 3, कोटापुरम कोल्लम केरल में पश्चिमी तटीय नहर उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4,
काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी मार्ग, नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5, मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल और ब्राह्मणी नदी मार्ग। पश्चल बैकवाटर्स इसको बोलते हैं, कडल का अंतःस्थलीय जलमार्ग परिवहन के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ भी इसी पश्चजल में आयोजित की जाती है। पश्चजल एक प्रकार की ऐसी जगह होती है जहाँ पर समुद्र का जो जल है वो सतलीय भाग के अंदर तक होता है। उस जगह को बैकवाटर या पश्चजल के नाम से जाना जाता है। महासागरीय मार्ग, भारत की अर्थव्यवस्था में महासागरीय मार्गों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ समुद्री मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी होता है। अब हम भारत के कुछ प्रमुख समुद्री पतनों का अध्ययन करेंगे। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के साथ साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्यम व छोटे पतन हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित पतनों के बारे में। कांडला पतन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया, जो कि एक ज्वारीय पतन है। ज्वारीय पतन का अर्थ होता है जब समुद्र में ज्वार भाटा आता, ज्वार आता है तो पानी अंदर तक आ जाता है और उसके साथ जहाज़ों को किनारे तक लाया जाता है। तो इस प्रकार की जो सुविधा वाला जो पतन होता है वो ज्वारीय पतन कहलाता है। इस पतन का निर्माण देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो एक कराची बहुत बड़ा पतन था भारत का, वो पाकिस्तान के भाग में आ गया, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए तथा मुंबई पतन से होने वाले दबाव को कम करने के लिए कांडला पतन की स्थापना की गई थी। यह देश के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भाग के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को संचालित करता है। इसके प्रमुख पृष्ठ प्रदेश का मतलब उसके आसपास का वो प्रदेश जहां पर इस पतन की सुविधा लोगों को मिलती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के जो राज्य हैं, उन राज्यों का जो कच्चा माल या उत्पाद उद्योगों में बना हुआ उत्पादन, उसका आयात और निर्यात ये पतन संभालता है। इस पतन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। मुंबई एक प्राकृतिक पतन है और देश का सबसे बड़ा पतन है। यह पतन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के देशों के समुद्री मार्गों के निकट स्थित है, जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। जवाहरलाल नेहरू पतन, नहावा सेवा में मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पतन के रूप में विकसित किया गया था। यानी कि मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए एक और पतन बनाया गया मुंबई के नज़दीक, जिसको जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से जाना जाता है। यह भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। प्यारे बच्चों, इस मानचित्र को आप जरूर देखते रहें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर मानचित्र वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें किसी न किसी एक पतन की स्थिति के बारे में जरूर कोई न कोई क्वेश्चन आ जाता है।
मार्मागाओ पतन गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। देश के कुल लौह अयस्क निर्यात का 50% इसी पतन से किया जाता है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं कर्नाटक, गोवा तथा दक्षिणी महाराष्ट्र। अगला है न्यू मंगलोर पतन। यह कर्नाटक में स्थित है और यही राज्य इसका पृष्ठ प्रदेश है। यह पतन लौह अयस्क, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, कॉफी, चाय आदि का निर्यात करता है। कोची पतन बेवानंद कायाल, जो कि एक लेगून है, लेगून हम बोलते हैं खारे पानी की झील को, के मुहाने पर ये कोची पतन स्थित है, जिसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। इस पतन को सवेज कोलंबो मार्ग के पास स्थित होने का बहुत लाभ प्राप्त होता है। यानी कि ये जो पतन है, कोलंबो से जो सवेज नहर का जो मार्ग जाता है, उस मार्ग के रास्ते में ये आता है, जिसका इसको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं केरल, दक्षिणी कर्नाटक तथा दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु। अब तक हमने भारत के पश्चिमी तट के सभी पतनों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतनों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है कोलकाता। यह पतन हुगली नदी पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर स्थित है। इस पतन का विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है तथा भूटान और नेपाल, जो सतल अवरुद्ध पड़ोसी हैं, जिनके समुद्र का कोई किनारा नहीं लगता, उन देशों को भी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी राज्य। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तल छट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। हल्दिया, यह पतन कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर स्थित है। लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, जूट एवं जूट उत्पाद, उर्वरक, कपास आदि का निपटान करता है। पारादीप पतन, यह महानदी डेल्टा पर स्थित सबसे गहरा पतन है, जो भारी जलपोतों के निपटान के लिए अनुकूल है। इस पतन से मुख्य रूप से लौह अयस्क का निपटान किया जाता है। पृष्ठ प्रदेश हैं ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। विशाखापट्टनम सतल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। इस पतन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान हेतु किया गया है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। चेन्नई पतन, पूर्वी तट पर स्थित यह सबसे पुराने पतनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पतन है, जिसे 1859 में बनाया गया था। तट के निकट उथले जल के कारण यह पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं तमिलनाडु और पुदुचेरी। एन्नोर पतन, चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई थी एन्नोर पतन। तूतीकोरिन पतन, यह एक प्राकृतिक पतन है, जिसका विकास भी चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। यह पतन हमारे पड़ोसी देशों श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की वस्तुओं का व्यापार करता है। यह विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है,
जिसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। वायु परिवहन। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का सबसे तेज साधन है सभी प्रकार के परिवहन की तुलना में। इसने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक की 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक परिचालन संपन्न किया गया। लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। 1947 में वायु परिवहन मुख्यतः 4 प्रमुख कंपनियों इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विस ऑफ इंडिया तथा दक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। 1951 में 4 और कंपनियां भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया तथा कलिंगा एयरलाइंस इस सेवा में शामिल हुई। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके 2 निगम एयर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया। अब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया है। अनेक निजी कंपनियां भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएं दे रही हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को तथा देश के अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। वायु परिवहन के दोष। वायु परिवहन अत्यधिक खर्चीला और अत्यंत महंगा परिवहन का साधन है। अधिकतर विमान वर्षा, तूफान व कोहरे में उड़ान भरने व उतरने में असफल होते हैं, क्योंकि इस मौसम में दृश्यता प्रभावित होती है। अब हम भारत के कुछ प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन हैं उनको मानचित्र में देखेंगे। अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कोलकाता, ये भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तेल और गैस पाइपलाइन। पाइपलाइन ने गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु सुविधाजनक एवं सक्षम प्रणाली है। पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल क्षेत्रों से तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा यानी कि उनको तरल अवस्था में बदलकर पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जा सकता है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम होती है। वाहनांतरण देरी यानी कि सड़क के रास्ते जाम वगैरह की जो समस्या होती है, जो परिवहन में देरी करती है, वो देरी पाइपलाइन के परिवहन में नहीं होती और ना ही रास्ते में कोई वेस्टेज होती है। इसलिए पाइपलाइन का जो परिवहन है वो तेल व गैस जैसे पदार्थों के लिए बहुत ही उपयोगी परिवहन व्यवस्था है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन व्यवस्था में संलग्न है। इसे 1959 में कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। अब हम भारत की अलग अलग तेल व गैस पाइपलाइनों का मानचित्र की सहायता से अध्ययन करेंगे। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय तेल पाइपलाइन असम के नाहरकाटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोध कारखानों तक उसका निर्माण किया गया।
इसे 1966 में आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया है। एक पाइपलाइन गुजरात में सलाया से मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक, इसके अलावा अंकलेश्वर कोयली, मुंबई कोयली अन्य पाइपलाइन है जो भारत में तेल का एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन करती हैं। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। आप मानचित्र में इस पाइपलाइन को देख सकते हैं। संचार जाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश और विचारों को भेजना संचार कहलाता है। आरंभिक समय में ढोल या पेड़ के खोखले तने को बजाकर आग या धुएं के संकेतों द्वारा अथवा तीव्र धावकों की सहायता से संदेश पहुंचाए जाते थे। उस समय घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी तथा अन्य पशुओं को संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था। डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष तथा उपग्रहों की खोज ने संचार को बहुत त्वरित एवं आसान बना दिया। संचार पहुंचाने के लिए लोग संचार की विभिन्न प्रकार की विधाओं का उपयोग करते हैं। मापदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले है व्यक्तिक संचार तंत्र, यानी कि जिसमें व्यक्ति आपस में एक दूसरे से संदेश या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें दूरभाष, तार, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट ये सभी व्यक्तिक संचार तंत्र के माध्यम हैं। आधुनिक समय में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी व्यक्तिक संचार तंत्र है। यह उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना की दुनिया में सीधे पहुंच बनाने में सहायक होता है। यह ई-कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए अधिकाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। इंटरनेट विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों का एक विशाल केंद्रीय भंडार जैसा है। दूसरे हैं जनसंचार तंत्र, जिसमें एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों के साथ संचार कर सकता है या अपने विचारों को, संदेशों को पहुंचा सकता है, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तकें, जनसभाएं, सम्मेलन इत्यादि शामिल होते हैं। सबसे पहले रेडियो। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। रेडियो असीमित लोकप्रिय हुआ, बहुत लोकप्रिय हुआ। पुराने समय में रेडियो जब भारत में शुरू हुआ, अल्पकाल में ही इसने देश भर में प्रत्येक घर में जगह बना ली। 1930 में सरकार ने इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो शिक्षा एवं मनोरंजन से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों तथा समाचार बुलेटिनों को प्रसारित करता है। टेलीविज़न सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा है। भारत में 1959 में टेलीविज़न का प्रसारण आरंभ हुआ है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक ही सीमित था। 1972 के बाद कई अन्य केंद्र भी चालू हुए और 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और इसे दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई। इनसेट 1A, जो कि राष्ट्रीय टेलीविज़न DD1 का प्रसारण करने में भी सहयोग देता है, के चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए
साझा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और इन्हें देश भर के पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। सिनेमा। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्र निर्मित करता है। अलग अलग विषयों पर बनी फिल्में भी जनसंचार का माध्यम बनती हैं। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। अब हम पढ़ेंगे उपग्रह संचार के बारे में। उपग्रह संचार की स्वयं में एक विधा है और ये संचार के जो अलग अलग साधन हैं उनको भी नियमन करती है, यानी कि उनको भी सहयोग देती है संचालित करने में। उपग्रह संचार आर्थिक एवं सामरिक कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी आदि के लिए भी उपयोग किया जाता है। भारत की उपग्रह प्रणाली को उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको इनसैट के नाम से जानते हैं, तथा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। इनसैट की स्थापना 1983 में हुई थी। यह एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूर संचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। IRS उपग्रह प्रणाली मार्च 1988 में रूस के वेकानूर IRS-1A के प्रक्षेपण के साथ आरंभ हो गई थी। भारत ने भी अपना प्रक्षेपण वाहन PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया है, जो अलग अलग प्रकार के उपग्रहों को लॉन्च करने में प्रयोग किया जाता है। 1993 से PSLV श्रेणी की उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। 18 अप्रैल 2001 को भारत हरिकोटा लॉन्चिंग पैड से GSLV को अंतरिक्ष में स्थापित करके विश्व की एक नई अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आंकड़ों के अधिग्रहण एवं प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए भी उपग्रह बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। परिवहन का क्या अर्थ और महत्व है? परिवहन के अलग अलग माध्यम कौन कौन से हैं और इन अलग अलग माध्यमों का आप मानचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। वायु परिवहन, जल परिवहन, सतल परिवहन, तेल और गैस पाइपलाइन परिवहन, संचार जाल किसे कहा जाता है, व्यक्तिगत संचार तंत्र और जन संचार तंत्र के बीच में क्या अंतर है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के अन्य वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।